फिनलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर फिनलैंड गणराज्य कहा जाता है, उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमाएं पश्चिम में स्वीडन, उत्तर में नॉर्वे और पूर्व में रूस से मिलती हैं। दक्षिण में एस्टोनिया फिनलैंड की खाड़ी के पार स्थित है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ लगभग 1,88,000 झीलें और उतने ही द्वीप हैं, जिसके कारण इसे सहस्त्र झीलों की भूमि का उपनाम मिला है। फिनलैंड का अधिकांश भूभाग घने जंगलों से आच्छादित है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 75% है। ये जंगल न केवल अर्थव्यवस्था का आधार है, बल्कि फिनिश लोगों के जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। फिनलैंड की जलवायु इसके उत्तरी अक्षांश के कारण विविध है। दक्षिणी फिनलैंड में समशीतोष्ण जलवायु होती है, जबकि उत्तर में, विशेषकर लैपलैंड क्षेत्र में, उप आर्कटिक जलवायु का अनुभव होता है। यहाँ सर्दियां लंबी, ठंडी और बर्फीली होती हैं और तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। इसके विपरीत गर्मियां अपेक्षाकृत छोटी और हल्की होती हैं। इस कठोर जलवायु ने फिनिश लोगों के चरित्र को दृढ़ और सहनशील बनाया है। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सीख गए हैं। सर्दियों में उत्तरी फिनलैंड में ऑरोरा बोरेलिस या उत्तरी रोशनी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। भौगोलिक दृष्टि से फिनलैंड का परिदृश्य अपेक्षाकृत समतल है, जिसमें कुछ निचली पहाड़ियां हैं। देश का उच्चतम बिंदु हाल्टी लैपलैंड में नॉर्वे की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1324 मीटर है। यहाँ की विशाल जल संपदा, जिसमें झीलें और नदियां शामिल हैं, देश के परिवहन और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिनलैंड की लंबी तटरेखा बाल्टिक सागर से लगती है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण पहुंच प्रदान करती है। प्रकृति के प्रति यह गहरा संबंध फिनिश पहचान का एक मौलिक तत्व है, जो उनके साहित्य, कला और दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस देश का इतिहास भी इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित रहा है। सदियों तक स्वीडन और फिर रूस के शासन में रहने के बाद फिनलैंड ने 1917 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस ऐतिहासिक यात्रा ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्रीय पहचान को जन्म दिया है। आज फिनलैंड एक आधुनिक, समृद्ध और स्थिर लोकतंत्र है, जो अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए नवाचार और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ की शांतिपूर्ण और स्वच्छ आबोहवा इसे रहने और घूमने के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक बनाती है। यह देश प्रकृति और प्रौद्योगिकी का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। फिनलैंड के शहर आधुनिकता और प्रकृति का एक सुंदर संतुलन प्रदर्शित करते हैं। राजधानी हेलसिंकी, जिसे बाल्टिक की बेटी भी कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र है। यह शहर वास्तुकला, डिजाइन और जीवंत शहरी जीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के suomenlinna समुद्री किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। हेलसिंकी की सड़कें, कैफे और बाजार यूरोपीय और नॉर्डिक संस्कृतियों का मिश्रण दर्शाते हैं। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जिसमें ट्राम और मेट्रो शामिल हैं, अत्यंत कुशल है और नागरिकों को एक सुगम जीवन शैली प्रदान करती है। हेलसिंकी के अलावा फिनलैंड में कई अन्य महत्वपूर्ण शहर भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग पहचान है। टाम्परे, 2 झीलों के बीच स्थित, देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र रहा है, जो अब एक जीवंत सांस्कृतिक शहर में परिवर्तित हो गया है। यहाँ के पुराने कारखानों को अब संग्रहालयों, रेस्तरां और कला दीर्घाओं में बदल दिया गया है। तुर्कू, फिनलैंड का सबसे पुराना शहर और पूर्व राजधानी, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और ऐतिहासिक केंद्र है। ओनारा नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी मध्ययुगीन वास्तुकला और जीवंत छात्र जीवन के लिए जाना जाता है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए ओउलू शहर प्रौद्योगिकी और नवाचार का एक प्रमुख केंद्र है, जिसे उत्तरी स्कैंडिनेविया की राजधानी भी कहा जाता है। यह शहर अपनी साइकिलिंग संस्कृति और तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए प्रसिद्ध है। और भी उत्तर में आर्कटिक सर्कल पर स्थित रोवानिमी लैपलैंड प्रांत की राजधानी है।
इसे सांता क्लॉज के आधिकारिक गृहनगर के रूप में जाना जाता है, जो इसे दुनिया भर के पर्यटकों, विशेषकर परिवारों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। यहाँ आप सांता क्लॉज विलेज जा सकते हैं और आर्कटिक प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। इन प्रमुख शहरों के अतिरिक्त एस्पू, वांता, युव्यस्कुला, लाटी और कुओपियो जैसे शहर भी फिनलैंड के शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एस्पू हेलसिंकी के निकट स्थित कई बड़ी तकनीकी कंपनियों का घर है। युव्यस्कुला को प्रसिद्ध वास्तुकार आल्वर आल्तो के कार्यों के लिए जाना जाता है। लाटी अपनी हरित पहलों और खेल सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। फिनलैंड के शहरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे घने शहरीकरण के बावजूद प्रकृति से कभी दूर नहीं होते। हर शहर के पास जंगल, झीलें और पार्क आसानी से उपलब्ध हैं, जो निवासियों को एक स्वस्थ और संतुलित जीवन प्रदान करते हैं। फिनलैंड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक औद्योगिकृत और मिश्रित है, जिसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन यूरोपीय संघ के औसत से अधिक है। प्रारंभ में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वानिकी पर आधारित थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश ने तेजी से औद्योगिकीकरण और विविधीकरण की ओर कदम बढ़ाया। आज सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद विनिर्माण और शोधन का स्थान आता है। फिनलैंड की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका उच्च स्तर का तकनीकी नवाचार और निर्यात उन्मुख दृष्टिकोण है। देश अपने कुशल कार्यबल और मजबूत अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने फिनलैंड की आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नोकिया, जो कभी मोबाइल फोन का वैश्विक अगुआ था, फिनलैंड की तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। भले ही मोबाइल फोन बाजार में नोकिया का प्रभुत्व कम हो गया हो, लेकिन कंपनी अभी भी दूरसंचार नेटवर्क और प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है। नोकिया की विरासत ने देश में एक मजबूत तकनीकी संस्कृति को जन्म दिया है, जिससे कई नए स्टार्टअप और नवाचार आधारित कंपनियां उभरी हैं। गेमिंग उद्योग इसका एक और उदाहरण है, जिसमें एंग्री बर्ड्स बनाने वाली कंपनी रोवियो और क्लैश ऑफ क्लैंस बनाने वाली सुपरसेल जैसी कंपनियां शामिल हैं। वानिकी उद्योग अभी भी फिनलैंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। देश के विशाल जंगल लुगदी, कागज और लकड़ी के उत्पादों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। फिनिश कंपनियां वानिकी प्रौद्योगिकी और सतत वन प्रबंधन में विश्व में अग्रणी हैं। इसके अलावा धातु, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योग भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिनलैंड अपनी उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी, जहाजों, खासकर आइस ब्रेकर और औद्योगिक उपकरणों के निर्यात के लिए जाना जाता है। सरकार नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से नीतियां बनाती है। फिनलैंड की सरकार ने एक डिजिटल समाज के निर्माण पर बहुत जोर दिया है। यहाँ की सार्वजनिक सेवाएं बड़े पैमाने पर डिजिटल हो चुकी हैं, जिससे नागरिकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं का उपयोग करना आसान हो गया है। इसे ई गवर्नमेंट के एक सफल मॉडल के रूप में देखा जाता है। देश में एक मजबूत स्टार्टअप संस्कृति है, जिसे वेंचर कैपिटल और सरकारी समर्थन का लाभ मिलता है। हेलसिंकी में आयोजित होने वाला वार्षिक स्लश सम्मेलन दुनिया भर के उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करता है। यह सब मिलकर फिनलैंड को एक प्रतिस्पर्धी और भविष्योन्मुखी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम यानी पीसा की रैंकिंग में फिनिश छात्र लगातार उच्च प्रदर्शन करते हैं, विशेषकर विज्ञान, गणित और पठन में। इस प्रणाली की सफलता का रहस्य इसकी समानता, गुणवत्ता और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में निहित है। फिनलैंड में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना जाता है और 7 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क है। इसमें पाठ्य पुस्तकें, स्कूल का भोजन और यहाँ तक कि परिवहन भी शामिल है, ताकि किसी भी बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी शिक्षा में बाधा न बने। फिनिश शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता मानकीकृत परीक्षणों और प्रतिस्पर्धा पर कम जोर देना है।
यहाँ शुरुआती वर्षों में छात्रों पर अकादमिक दबाव नहीं डाला जाता। इसके बजाय खेल, रचनात्मकता और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षक उच्च प्रशिक्षित और सम्मानित पेशेवर होते हैं, जिनके पास शिक्षण के लिए मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। उन्हें अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को डिजाइन करने में काफी स्वायत्तता दी जाती है, जिससे वे छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अपनी कक्षा को ढाल सकते हैं। शिक्षकों और छात्रों के बीच का संबंध अक्सर अनौपचारिक और सहयोगात्मक होता है। फिनलैंड में कम ही अधिक है के सिद्धांत का पालन किया जाता है। छात्रों के स्कूल के दिन छोटे होते हैं और उन्हें कम गृह कार्य दिया जाता है। उन्हें खेलने, शौक पूरा करने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त खाली समय मिलता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि सीखना केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में होता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा की कक्षाओं में एकीकृत किया जाता है और उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इस समावेशी दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी छात्र पीछे न छूटे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी फिनलैंड उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। देश में कई विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और अनुप्रयुक्त विज्ञान के विश्वविद्यालय हैं, जो अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हेलसिंकी विश्वविद्यालय और आल्टो विश्वविद्यालय जैसे संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। सरकार अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करती है, जिससे विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा मिलता है। यह शिक्षा प्रणाली न केवल जानकार नागरिक तैयार करती है, बल्कि ऐसे रचनात्मक और महत्वपूर्ण विचारक भी तैयार करती है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। फिनलैंड की वास्तुकला इसकी प्राकृतिक परिदृश्य, जलवायु और सांस्कृतिक इतिहास का प्रतिबिंब है। पारंपरिक रूप से लकड़ी का उपयोग निर्माण में प्रमुख सामग्री रहा है, जो देश के विशाल जंगलों की उपलब्धता को दर्शाता है। पुरानी लकड़ी की चर्चें और ग्रामीण घर इस परंपरा के सुंदर उदाहरण हैं। 19वीं शताब्दी में जब फिनलैंड रूसी साम्राज्य का एक स्वायत्त ग्रैंड डची था, हेलसिंकी के केंद्र को सेंट पीटर्सबर्ग की शैली में नवशास्त्रीय वास्तुकला के साथ फिर से बनाया गया था। सीनेट स्क्वायर और हेलसिंकी कैथेड्रल इस युग के प्रतीक हैं। 20वीं सदी में फिनिश वास्तुकला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, जिसका श्रेय काफी हद तक महान वास्तुकार आल्वर आल्तो को जाता है। आल्तो आधुनिकतावाद के अग्रदूतों में से एक थे, लेकिन उनका काम कठोर ज्यामिति से परे था। उन्होंने अपनी इमारतों में प्राकृतिक सामग्री जैसे लकड़ी और ईंट और जैविक रूपों का उपयोग किया, ताकि वे मानव और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। उनके डिजाइन जैसे कि विला मायरिया, फिनलैंडिया हॉल और पेमियो सेनेटोरियम कार्यात्मकता और मानवीय स्पर्श का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। आल्तो का प्रभाव आज भी फिनिश वास्तुकला और डिजाइन में महसूस किया जा सकता है। आल्तो के बाद फिनिश वास्तुकारों की नई पीढ़ियों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने आधुनिकतावादी सिद्धांतों को नई तकनीकों और सामग्रियों के साथ जोड़ा है। आज की फिनिश वास्तुकला अपनी सादगी, कार्यक्षमता और स्थिरता के लिए जानी जाती है। इमारतों को अक्सर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग कर सके, जो लंबी और अंधेरी सर्दियों के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। सार्वजनिक भवनों जैसे कि पुस्तकालयों, चर्चों और संग्रहालयों में अक्सर साहसिक और अभिनव डिजाइन देखने को मिलते हैं, जो उन्हें सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाते हैं। हेलसिंकी में स्थित काम्पी चैपल ऑफ साइलेंस और ओडी सेंट्रल लाइब्रेरी समकालीन फिनिश वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। काम्पी चैपल अपने लकड़ी के घुमावदार डिजाइन के साथ शहर की हलचल के बीच शांति का एक नखलिस्तान प्रदान करता है। ओडी लाइब्रेरी केवल किताबों का भंडार नहीं है, बल्कि एक बहुक्रियाशील सार्वजनिक स्थान है, जिसमें कार्यशालाएं, स्टूडियो और कैफे शामिल हैं। ये इमारतें दर्शाती हैं कि फिनिश वास्तुकला केवल सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संपर्क और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने का भी एक माध्यम है। यह प्रकृति के सम्मान और मानवीय जरूरतों की गहरी समझ पर आधारित है।
फिनलैंड की संस्कृति पूर्वी और पश्चिमी प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण है जो इसकी भौगोलिक स्थिति और इतिहास से आकार लेती है। सदियों से स्वीडिश और रूसी शासन के अधीन रहने के बावजूद फिनिश लोगों ने अपनी एक विशिष्ट पहचान और भाषा को संरक्षित रखा है। समानता, ईमानदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान फिनिश समाज के मूल मूल्य हैं। सिसु की अवधारणा फिनिश चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका अर्थ है दृढ़ता, साहस और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की भावना। यह राष्ट्रीय मानसिकता उनके इतिहास और कठोर जलवायु की देन है। फिनलैंड में कई पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं जो ऋतुओं के चक्र से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है युहानुस या मिडसमर, जो गर्मियों के संक्रांति के आसपास मनाया जाता है। यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और फिनिश लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वे अक्सर शहरों से निकलकर अपनी गर्मियों की झोपड़ियों में जाते हैं जो झीलों के किनारे स्थित होती हैं। यहाँ वे दोस्तों और परिवार के साथ अलाव जलाते हैं, सौना का आनंद लेते हैं और पारंपरिक भोजन करते हैं। यह प्रकृति और प्रकाश का उत्सव है। क्रिसमस या यूलू फिनलैंड में एक और महत्वपूर्ण पारिवारिक त्योहार है। चूंकि फिनलैंड को सांता क्लॉज का घर माना जाता है, इसीलिए क्रिसमस का माहौल यहाँ विशेष होता है। उत्सव की तैयारी कई सप्ताह पहले शुरू हो जाती है। क्रिसमस की पूर्व संध्या सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जब परिवार एक साथ इकट्ठा होकर पारंपरिक क्रिसमस रात्रि भोज करते हैं। घरों को सजाया जाता है और लोग क्रिसमस सौना में जाते हैं। यह शांति, परिवार और चिंतन का समय है। ईस्टर या प्यासियाइनन भी एक प्रमुख त्योहार है, जो सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का प्रतीक है। इन प्रमुख त्योहारों के अलावा फिनिश दैनिक जीवन में कई छोटी छोटी परंपराएं भी शामिल हैं। कॉफी पीना एक राष्ट्रीय शगल है। फिनिश लोग दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कॉफी का सेवन करते हैं। दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कॉफी ब्रेक, जिसे कहवितौको कहा जाता है, सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सार्वजनिक स्थानों पर शांति और व्यक्तिगत स्थान का सम्मान किया जाता है। लोग आमतौर पर मितभाषी और सीधे होते हैं, लेकिन वे बहुत ईमानदार और भरोसेमंद माने जाते हैं। ये सांस्कृतिक विशेषताएं फिनलैंड को एक अनूठा और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाती है, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है। फिनिश भोजन अपनी सादगी, ताजगी और प्राकृतिक सामग्री के उपयोग के लिए जाना जाता है। यह पूर्वी यानी रूसी और पश्चिमी यानी स्कैंडिनेवियाई पाक परंपराओं से प्रभावित है। पारंपरिक फिनिश आहार में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे मछली, विशेष रूप से सैमन और हेरिंग मांस, जिसमें पोर्क, बीफ और रेंडियर शामिल हैं, और जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर और शलजम प्रमुख हैं। राई की रोटी, जिसे रुइस्लेइपा कहा जाता है, फिनिश भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है और इसे लगभग हर भोजन के साथ खाया जाता है। जंगलों से एकत्र किए गए जामुन जैसे ब्लूबेरी और लिंगनबेरी और मशरूम का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फिनलैंड के कुछ प्रमुख पारंपरिक व्यंजनों में करेलियन पाई शामिल है, जो राई के आटे से बनी एक पतली पपड़ी होती है, जिसमें चावल का दलिया या मसला हुआ आलू भरा होता है। इसे अक्सर अंडे के मक्खन, जिसे मुनावोई कहते हैं, के साथ परोसा जाता है। कला कुक्को पूर्वी फिनलैंड का एक और पारंपरिक व्यंजन है, जो राई की रोटी के अंदर पकाई गई मछली और पोर्क से बनता है। सर्दियों में मटर का सूप, हेरनेकेत्तो और सैमन सूप, लोहिकित्तो जैसे गर्म सूप बहुत लोकप्रिय होते हैं। रेनडियर मांस, खासकर लैपलैंड में, एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और इसे अक्सर मसले हुए आलू और लिंगनबेरी सॉस के साथ परोसा जाता है। फिनिश लोग दिन में कई बार भोजन करते हैं। सुबह का नाश्ता आमतौर पर हल्का होता है, जिसमें दलिया, रोटी और कॉफी शामिल होती है। दोपहर का भोजन, जिसे लूनास कहा जाता है, दिन का मुख्य भोजन माना जाता है और इसे आमतौर पर दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच खाया जाता है। कार्यस्थलों और स्कूलों में गर्म दोपहर का भोजन परोसना एक आम प्रथा है। शाम का भोजन रात के खाने की तुलना में हल्का होता है। भोजन की आदतें सरल और व्यावहारिक हैं। भोजन को बर्बाद करने से बचा जाता है और स्थानीय तथा मौसमी उपज को प्राथमिकता दी जाती है। हाल के वर्षों में
फिनिश पाक कला में एक नई लहर आई है जिसे न्यू नॉर्डिक व्यंजन कहा जाता है। हेलसिंकी और अन्य शहरों में कई मिशेलिन तारांकित रेस्तरां खुल गए हैं जो पारंपरिक फिनिश सामग्री को आधुनिक और नवीन तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। ये शेफ स्थानीय किसानों, मछुआरों और उत्पादकों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वे सबसे ताजी और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग कर सकें। इस आंदोलन ने न केवल फिनिश भोजन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है, बल्कि इसने स्थानीय खाद्य संस्कृति और परंपराओं में भी नई जान फूंक दी है। सौना फिनिश संस्कृति का एक अविभाज्य और लगभग पवित्र हिस्सा है। यह केवल नहाने की जगह नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि, विश्राम और सामाजिक मेलजोल का एक स्थान है। फिनलैंड में लगभग 5.5 मिलियन की आबादी के लिए 3 मिलियन से अधिक सौना है। घर, अपार्टमेंट इमारतें, गर्मियों की झोपड़ियां और यहां तक कि कुछ कंपनियों और सार्वजनिक संस्थानों में भी। पारंपरिक रूप से सौना में पत्थरों के एक स्टोव, जिसे क्यूआस कहते हैं, को गर्म किया जाता है और फिर उन पर पानी डालकर भाप यानी लोयली बनाई जाती है। सौना में अक्सर विहता या वास्ता का उपयोग किया जाता है, जो संटी की टहनियों का एक बंडल होता है जिससे शरीर पर हल्के से प्रहार किया जाता है ताकि रक्त परिसंचरण में सुधार हो। संगीत भी फिनिश पहचान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। देश ने शास्त्रीय संगीत की दुनिया को जीन सिबेलियस जैसे महान संगीतकार दिए हैं, जिनके संगीत में फिनलैंड के परिदृश्य और राष्ट्रीय भावना की गहरी झलक मिलती है। आज भी फिनलैंड में शास्त्रीय संगीत बहुत लोकप्रिय है और यहाँ कई विश्व स्तरीय ऑर्केस्ट्रा, कंडक्टर और संगीतकार हैं। इसके अलावा फिनलैंड हैवी मेटल संगीत के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। प्रति व्यक्ति मेटल बैंड की संख्या के मामले में फिनलैंड दुनिया में सबसे आगे है। यह शैली, जो अक्सर अंधेरे, उदासी और प्रकृति के विषयों से प्रेरित होती है, कई फिनिश लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। खेल फिनिश जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइस हॉकी देश का सबसे लोकप्रिय खेल है और फिनिश राष्ट्रीय टीम ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नॉर्डिक स्कीइंग और स्की जंपिंग जैसे शीतकालीन खेल भी बहुत लोकप्रिय हैं, जो देश की बर्फीली जलवायु का स्वाभाविक परिणाम है। एथलेटिक्स का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है, विशेष रूप से 20वीं सदी की शुरुआत में, जब पाओ नुरमी जैसे फ्लाइंग फिन्स ने लंबी दूरी की दौड़ में दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था। इसके अलावा फिनलैंड कुछ अनोखे और विचित्र खेलों के लिए भी जाना जाता है, जो फिनिश लोगों के हास्य और रचनात्मकता को दर्शाते हैं। इनमें वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, मोबाइल फोन थ्रोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और स्वैम्प सॉकर वर्ल्ड चैंपियनशिप शामिल हैं। ये आयोजन न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि वे समुदायों को एक साथ लाते हैं और फिनिश संस्कृति के एक हल्के फुल्के पक्ष को उजागर करते हैं। चाहे वह सौना की शांत गर्मी हो, संगीत की शक्तिशाली धुनें हो या खेलों का रोमांच हो, ये गतिविधियां फिनिश लोगों को एक साथ जोड़ती हैं और उनके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो विरोधाभासों और सामंजस्य का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जहां घने जंगल और अत्याधुनिक तकनीक साथ साथ मौजूद हैं, जहां लंबी अंधेरी सर्दियां जीवंत गर्मियों के त्योहारों को जन्म देती है और जहां एक मितभाषी समाज दुनिया के सबसे खुशहाल समाजों में से एक है। अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करते हुए फिनलैंड ने खुद को एक आधुनिक, प्रगतिशील और नवाचार संचालित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। यहाँ की सफलता के पीछे समानता, शिक्षा और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे मूल मूल्य हैं, जो समाज के हर पहलू में व्याप्त हैं। इसकी विश्व प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली, जो सहयोग पर जोर देती है, और इसका कल्याणकारी राज्य, जो सभी नागरिकों के लिए सुरक्षा और अवसर सुनिश्चित करता है, इसे एक स्थिर और न्याय संगत समाज बनाते हैं। फिनलैंड की अर्थव्यवस्था, जो कभी जंगलों पर निर्भर थी, अब प्रौद्योगिकी, डिजाइन और ज्ञान आधारित उद्योगों में अग्रणी है। यह परिवर्तन सिसु की भावना का प्रतीक है, चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे उबरने की क्षमता।
फिनलैंड ने यह साबित कर दिया है कि एक छोटा राष्ट्र भी वैश्विक मंच पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, चाहे वह प्रौद्योगिकी हो, कूटनीति हो या जीवन की गुणवत्ता का मानक हो। आज फिनलैंड नई चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहा है। बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियां, विशेष रूप से रूस के साथ अपनी लंबी सीमा के संदर्भ में, और नाटो में इसका हालिया प्रवेश देश की सुरक्षा और विदेश नीति को एक नया आकार दे रहे हैं। आप्रवासन और बहुसंस्कृतिवाद समाज में नए आयाम जोड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक क्षेत्र और फिनलैंड की नाजुक पारिस्थितिकी के लिए एक गंभीर खतरा प्रस्तुत करता है। इन चुनौतियों के बावजूद फिनलैंड का भविष्य उज्जवल दिखता है। इसका मजबूत सामाजिक ताना बाना, नवाचार की संस्कृति और समस्याओं को हल करने का व्यावहारिक दृष्टिकोण इसे भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है। अंततः फिनलैंड की कहानी आशा और दृढ़ता की कहानी है। यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक दुनिया को अपनाया है। सहस्त्र झीलों की भूमि केवल एक भौगोलिक वर्णन नहीं है, बल्कि यह उस शांति, स्थिरता और गहराई का भी प्रतीक है जो फिनिश चरित्र को परिभाषित करती है। जैसे जैसे दुनिया जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, फिनलैंड का समानता, शिक्षा और प्रकृति के साथ सद्भाव पर आधारित मॉडल दूसरों के लिए एक प्रेरणा और एक मार्गदर्शक प्रकाश प्रदान करता है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो लगातार विकसित हो रहा है, हमेशा भविष्य की ओर देख रहा है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता।